गुड मॉर्निंग टू ऑल। लगभग सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हम लोग आप लोगों में से जिसका भी ऑडियो खुला हो वो अपना अपना ऑडियो बंद कर ले, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीसी। सीपीसी में हम लोगों ने ऑर्डर 5 कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन 29 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में यदि कोई भी नया जुड़ा हो और जिसने सीपीसी की क्लासेस अटेंड नहीं की हो तो वो यूट्यूब पर पुरानी सारी क्लासेस के वीडियोस डले हुए हैं, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 30। सेक्शन 30 देखेंगे, सेक्शन 31, 32 और उससे जुड़े हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 30 की मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी बात करती है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक, प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑर्डर पारित करता है डिस्कवरी कराने के लिए या कुछ और चीजें कराने के लिए। हिंदी में इसको वर्ड दिया गया है प्रकटीकरण, और अगर अपन इजी लैंग्वेज में इसको समझना चाहे तो डिस्कवरी मीन्स जो लिटरल मीनिंग हम देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, खोज, किसी चीज की खोज कराना। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो किसी फैक्ट के बारे में या किसी डॉक्यूमेंट के बारे में जो पार्टीज के पोजेशन में होती हैं या पार्टीज के पावर में होती हैं और दूसरी पार्टीज को उसके बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि वो अपने केस को अच्छे से अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, तब कोर्ट को अप्लाई करती है पार्टी, तब कोर्ट जो है ऑर्डर पारित करती है डिस्कवरी का। तो पहले तो हम इसकी सेक्शन की लैंग्वेज समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगी सारी इससे रिलेटेड। सेक्शन 30 बात कर रही है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द कोर्ट में एट एनी टाइम आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्ययन रहते हुए जो विहित की जाए। तो हर प्रोविजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ शर्तें और परिसीमाएं एक्ट में कहीं ना कहीं प्रोविजंस में बताई होती हैं। तो सीपीसी में जितने भी प्रोविजंस, जितनी भी लिमिटेशंस बताई होंगी इससे संबंधित ऑर्डर्स में या आगे किसी सेक्शन में, तो उनके अध्ययन रहना है न्यायालय को। और फिर न्यायालय को किसी भी समय, पहली चीज तो ये जो डिस्कवरी का ऑर्डर है ये न्यायालय कब पारित कर सकता है, एट एनी टाइम। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेयर एक्ट की सेक्शन की एक वर्ड को पकड़ना होता है। यदि आपसे वो क्वेश्चन बनाए कि कोर्ट को डिस्कवरी का ऑर्डर पास करने का पावर है तो वो कब कर सकती है, तो इसमें लिखा हुआ है एट एनी टाइम, किसी भी समय कोर्ट ऐसा ऑर्डर पारित कर सकती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड ऑर्डर कब पारित कर सकता है न्यायालय, कभी भी किसी भी समय, या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर। ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से कि कब कैसे कर सकती है, या तो ऑन इट्स ओन मोशन, या तो न्यायालय खुद अपने द्वारा खुद से स्वप्रेरणा से ये ऑर्डर पारित कर सकती है, या फिर पार्टी यदि एप्लीकेशन दे कोर्ट को तो पार्टी की एप्लीकेशन पे कर सकती है। क्या ऑर्डर पारित करेगी, तो ए, बी और सी में 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। इतने ऑर्डर पारित करेगी कोर्ट। पहला, मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पे समझाने वाली हूँ, पहले सेक्शन की लैंग्वेज समझेंगे। तो न्यायालय जो है ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिदार और उनका उत्तर देने से संबंधित हो। एक तो वो ऐसा आदेश करेगा। पहला आदेश कौन सा करेगा, इंटेरोगेटरीज को डिलीवर और आंसर करने वाला आदेश पारित करेगा। देन द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट्स, फैक्ट को एडमिट करने वाला या डॉक्यूमेंट को एडमिशन करने से रिलेटेड ऑर्डर पारित करेगा। नेक्स्ट, द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करने से रिलेटेड आदेश, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए आदेश, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस, इंपाउंड और रिटर्न करने वाला आदेश जो है इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय पारित करेगा। और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, या फिर और कोई भौतिक पदार्थ जिसको एविडेंस के तौर पे न्यायालय में उपस्थित करवाया जा सकता है या कराना है, उसके लिए सेक्शन 30 के अंतर्गत ऑर्डर पारित करेगा। इन ऑर्डर को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजों के लिए ऑर्डर पारित कर रहा है। पॉइंट ए के अंतर्गत परिप्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने के लिए, पहला, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति, किसी दस्तावेज को या किसी तथ्य की स्वीकृति करवाने के लिए आदेश देगा, और दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिबद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त है ऐसा आदेश पारित करेगा। मतलब कोई डॉक्यूमेंट या कोई भौतिक पदार्थ है जिसको एविडेंस, साक्ष्य के तौर पे आप पेश कर सकते हैं, उसको पेश करने के लिए, प्रकटीकरण करने के लिए आदेश देगा, उस डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करने के लिए आदेश दे सकेगा, उसको परिबद्ध करने के लिए आदेश दे सकेगा और लौटाए जाने से संबंधित आदेश दे सकेगा। पॉइंट ए क्लियर है? अभी हम पहले इसके तीनों पॉइंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बी वाला पॉइंट है इशू समन्स टू पर्सन्स whose attendance is required either to give evidence or to produce documents or such other object as aforesaid। ऐसे व्यक्तियों के नाम समन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित है। ध्यान रखिएगा इस सेक्शन के अंदर जो समन निकाल रही है न्यायालय, वो समन डिफेंडेंट के लिए नहीं निकल रहा है, प्रतिवादी के लिए समन तो 27 में निकलता है, सेक्शन 27 में प्रतिवादी के लिए समन निकलता है। यहाँ पे बात हो रही है ऐसे व्यक्तियों के लिए समन निकालने की जिसको किसी ना किसी तथ्य के बारे में जानकारी है जिससे हमें एविडेंस लेना है। वो हो सकता है कि इस केस से पार्टी ना हो लेकिन संबंध रखता हो। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले होते हैं तो कभी कभी आस पड़ोस के लोगों को बुलवाया जाता है एविडेंस देने के लिए कि भाई आप बताइए कि क्या ये इतने सालों से इस प्रॉपर्टी पे रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, तो उन व्यक्तियों को समन बुलवाया जाएगा कि आप आए और एविडेंस दें। तो एविडेंस देने के लिए या कोई दस्तावेज किसी के अदर पार्टी के पोजीशन में, तो ये विटनेसेस को समन देने की बात हो रही है एक टाइप से, है ना, जो एविडेंस देने आएंगे या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जिनके पोजीशन में है तो उनको समन इशू करने की बात हो रही, ना कि डिफेंडेंट को, याद रखना है। थर्ड वन इज ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए। अब कोई फैक्ट जो पार्टी बता रही है कि सर ऐसा ऐसा फैक्ट है, तो कोर्ट जो है सेक्शन 30 के अंतर्गत उस पार्टी को ये आदेश देगा कि आप जो फैक्ट बोल रहे हैं ना, इसको आप शपथ पत्र द्वारा साबित कीजिए, मतलब इस फैक्ट के साथ आप एक एफिडेविट लगाइए। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 30। अब इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रिलेवेंट है वो जानने लायक क्या है। सबसे पहले तो आप कुछ टर्म समझ लीजिए कि डिस्कवरी होता क्या है, डिस्कवरी का मतलब क्या है। तो जैसे लिटरल मीनिंग तो हमें पता चल गया, प्रकटीकरण या खोज करवाना। तो डिस्कवरी को हम कह सकते हैं डिस्कवरी मीन्स टू कंपेल द अपोजिट पार्टी टू डिस्क्लोज व्हाट ही हैज इन हिज पोजेशन और पावर। डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपोजिट पार्टी को बाध्य किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि आपके पोजेशन में जो भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी ऐसी मटेरियल चीज है जो केस के लिए जरूरी है, तो उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए डिस्कवरी का ऑर्डर पारित किया जाता है। इसका मतलब कहलाता है डिस्कवरी, खोज कराना, है ना। इट इज दस अ कंपल्सरी डिस्क्लोजर बाय अ पार्टी टू एन एक्शन। तो ये एक टाइप से क्या होता है, ये एक बाध्यकारी ऑर्डर होता है जिससे अपोजिट पार्टी को जो भी चीज मंगवाई गई है वो उसको पेश करना ही होगी यदि ये ऑर्डर पारित कर दिया गया है तो। अब डिस्कवरी दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, एक होता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, तथ्यों का प्रकटीकरण और दस्तावेजों का प्रकटीकरण। तो जो तथ्यों का प्रकटीकरण होता है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, उसको कहा जाता है इंटेरोगेटरीज। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज इंटेरोगेटरीज। जो ये परिप्रश्न वर्ड आया है ना,
तो परिप्रश्न का ही मतलब होता है तथ्यों का प्रकटीकरण कराना। क्या होता है इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। Where information as to fact is required, the party is allowed to put a series of questions to his adversary. जब किसी एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से कुछ ना कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी चाहिए, जिन तथ्यों के बारे में जानकारी उस अपोजिट पार्टी को है और जिस पार्टी को वो तथ्यों की जानकारी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उन तथ्यों के माध्यम से अपने केस को अच्छे तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। अब ये तथ्य जो अपोजिट पार्टी के पास है वो कैसे निकलवाएगा, तो उसको निकलवाने के लिए एक प्रोसेस, एक तरीका बताया गया है कि वो कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेगा रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में कुछ क्वेश्चंस बनाएगा और वो क्वेश्चंस बना करके कोर्ट के सामने पेश करेगा और कोर्ट से कहेगा कि सर इन तथ्यों के बारे में, इन फैक्ट्स के बारे में अपोजिट पार्टी को जानकारी है और जो जानकारी हम मुझे जरूरी है वो मैंने क्वेश्चन के रूप में इसमें लिख दी है। आप अलाउ करें कि अपोजिट पार्टी इन क्वेश्चंस का आंसर दे। तो क्वेश्चन के रूप में जो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दिया है उस पार्टी ने कोर्ट को, ये क्वेश्चन के सीरीज को कहा जाता है इंटेरोगेटरी। ठीक है, इंटेरोगेशन का मतलब ही क्या होता है, पूछताछ करना। अगर इंटेरोगेशन वर्ड आपने सुना होगा ना, इंटेरोगेशन करना मतलब पूछताछ करना। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी तथ्य को जानने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके न्यायालय के पास सबमिट कर देती है कि न्यायालय आप आदेश दे कि ये क्वेश्चंस का आंसर अपोजिट पार्टी हमें दे दे। तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या कहलाता है, इंटेरोगेटरी। ठीक है, समझ में आ गया। इससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, इंटेरोगेटरी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं ऑर्डर 11 में, रूल 1 से लेके 11 तक। लिख लीजिए आप वहीं पर। इंटेरोगेटरी से रिलेटेड प्रावधान कहाँ दिए हैं, ऑर्डर 11, रूल 1 to 11। रूल नियम 1 से 11 तक परिप्रश्नों के परिणाम और उनका उत्तर देने से संबंधित प्रोविजंस बताए गए हैं। इंटेरोगेटरीज समझ में आ गई होगी आपको आई थिंक। अब इंटेरोगेटरीज ये तो मैंने बताई। इंटेरोगेटरीज मींस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की जानकारी को बोला जाता है इंटेरोगेटरीज, जो क्वेश्चन के माध्यम से पूछ ली जाती है। फिर क्या होता है, जब कोर्ट के पास सबमिट कर दिया एक पार्टी ने क्वेश्चन का सेट अपना, तो कोर्ट देखेगा उनमें से कौन से क्वेश्चंस है जो अपोजिट पार्टी से डिस्कवर किए जा सकते, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटरीज में सिर्फ आप वही क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो केस के नेचर से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस हो, जिस एविडेंस पर रिलेटेड हो पार्टी, तो वो क्या कर रहे हो आप? एविडेंस से रिलेटेड जो है चीजें नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई अपोजिट पार्टी ये चाहे कि मुझे अपोजिट पार्टी का ऐसा एविडेंस पता चल जाए जिससे मैं उसका केस डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ऐसे एविडेंस जानने वाले क्वेश्चन को कोर्ट कभी भी अलाउड नहीं करता है। ये ध्यान रखना है ना। सिर्फ कैसे फैक्ट्स अलाउड होते हैं इंटेरोगेटरीज में, ऐसे फैक्ट्स जो केस का नेचर बस उजागर करें, ना कि केस में रिलेवेंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसपे दूसरी पार्टी रिलाई करती है, और ऐसा एविडेंस है जिसका यूज करके पार्टी जो है जस्टिस को वो कर सकती है, मतलब जो जिससे है जस्टिस खतरे में पड़ जाए, ऐसा कोई भी इंटेरोगेटरीज में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। पहली चीज ये हो गया डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करवाना हो, तब डॉक्यूमेंट डिस्कवर करवाने के लिए पार्टी को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। पार्टी अप्लाई करेगी कोर्ट में कि सर मुझे ये जो पर्टिकुलर दस्तावेज है ये अपोजिट पार्टी के पास है, उसके पोजेशन में है, मुझे ये दस्तावेज चाहिए, या तो उसके लिए वो ऑर्डर पारित करने के लिए न्यायालय को बोलेगा। तो ये डिस्कवरी का ऑर्डर कहाँ पे पारित होगा, ये भी ऑर्डर 11 रूल 12 से 14। ये देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटेरोगेटरीज में ऑर्डर 11 रूल 1 से 11 तक है, और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे जो गोला बना हुआ है ना, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को डिस्कवर कराने के लिए आदेश कहाँ, रूल कौन कौन से हैं, ऑर्डर 11 रूल 12 से 14 तक है। अब इसके साथ साथ
डिस्कवरी के लिए तो आदेश की मांग कर ही सकती है पार्टी, साथ में इंस्पेक्शन करवाने की भी मांग कर सकती है। पार्टी बोल सकती है कि सर मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी के पोजेशन में है, आप मुझे आदेश पारित करके दे कि मैं उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकूं, मैं इंस्पेक्शन मींस देख सकूं और उसकी कुछ कॉपीज अपोजिट पार्टी से मांग सकूं। तो इंस्पेक्शन और कॉपी से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? ऑर्डर 11 रूल 15 से 19। तो इंस्पेक्शन में लिख लीजिए आप लोग निरीक्षण, निरीक्षण से संबंधित प्रावधान कहाँ है? ऑर्डर 11 रूल 15 से लेके 19 तक। ठीक है, तो क्लॉज ए में हमें तीन चीजें मिल गई, इंटेरोगेटरी से संबंधित रूल्स पता चल गए, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से पता चल गए, इंस्पेक्शन से पता चल गए। अब इसमें बीच में एक हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फैक्ट्स, दस्तावेज और तथ्यों की स्वीकृति से संबंधित आदेश भी देगा। ये ऑर्डर है ऑर्डर 12, वहां पर लिख लीजिए ऑर्डर 12, दस्तावेज और तथ्यों से संबंधित स्वीकृति संबंधी आदेश देना है, तो उससे रिलेटेड नियम है आदेश 12 ऑर्डर 12 में। उसके बाद प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, हिंदी में इसको बोला गया है परिबद्ध किए जाने या लौटाए जाने से संबंधित प्रावधान, ये दिए हैं आपको ऑर्डर 13 में। ऑर्डर 13 प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हो गए आपके तीन ऑर्डर। फिर जो लास्ट में सी वाला पॉइंट है, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, शपथ पत्र द्वारा आदेश दे, मतलब शपथ पत्र द्वारा साबित करना है आपको तथ्य, इससे संबंधित आदेश पारित करेगा। कहां पे? ऑर्डर 19, इससे रिलेटेड ऑर्डर है ऑर्डर 19। अब होते हैं, जब हमने डॉक्यूमेंट की बात की है कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए सेक्शन 30 में ऑर्डर पारित करेगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको छूट प्राप्त है कि आप उनका प्रोडक्शन कराने के लिए कोर्ट से मांग नहीं कर सकते। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट। लिख लीजिए प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके लिए आप न्यायालय से ये नहीं बोल सकते कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को पेश करवाने के लिए आदेश पारित करें। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? डॉक्यूमेंट विच ऑफ देमसेल्व्स एविडेंस एक्सक्लूसिवली द पार्टीज ओन केस और टाइटल, ऐसे दस्तावेजों को प्रकट करवाने के लिए आप आदेश की मांग नहीं कर सकते हैं जो एक एविडेंस है जिस पर पार्टी पूरी तरीके से रिलाय करी है। मतलब दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए चाहता है कि वो बी के पास जो डॉक्यूमेंट है उसको निकलवा ले, उसके बारे में जानकारी ले ले, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है बी के पास वो एक ऐसा एविडेंस है, ऐसा इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिस पर बी पूरी तरीके से डिपेंड करता है। वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे केस का नेचर डिस्क्लोज होगा, नहीं, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि यदि बी उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तथ्य या उस डॉक्यूमेंट को यदि ओपन कर देगा तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ जस्टिस खतरे में पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं न्याय जो है विफल हो जाएगा। तो फिर ऐसा कोई भी दस्तावेज के बारे में पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, confidential communication between a client and his legal advisor। अब जो अपोजिट पार्टी है वो अपने वकील से क्या बात कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन कर रहा है केस के संबंध में। ए पार्टी कहने लगे कि सर वो अपने क्वेश्चनायर्स में क्या बोले, क्वेश्चन मतलब कह रहा है सर मैं तो इंटेरोगेटरीज पूछ रहा हूँ और इंटेरोगेटरीज के माध्यम से कैसा क्वेश्चन पुट करे कि मैं जानना चाहता हूँ कि अपोजिट पार्टी अपने लीगल एडवाइजर से क्या बातचीत कर रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन, इनको क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। इससे रिलेटेड चीजें आप इंटेरोगेटरीज के माध्यम से नहीं पूछ सकते, ये प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट या प्रिविलेज्ड फैक्ट्स के अंतर्गत आएगा। ये प्रावधान मिलेगा आपको एविडेंस एक्ट की सेक्शन 126 और 129 में, मेंशन कर लीजिए। एविडेंस एक्ट सेक्शन 126 एंड 129 बात करती है
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस के बारे में, ठीक है, तो वो आप नहीं डिस्क्लोज करवा सकते। थर्ड है पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लोक दस्तावेज, पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ऐसे लोक दस्तावेज जो राज्य के कार्य से संबंधित है। एंड कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, confidential official communications if their production would be injurious to public interest, यदि ऐसा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज है जो सरकार के कामों से संबंधित है या सरकारी कार्यालयों से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है जिसको यदि उजागर कर दिया जाएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा, ऐसी कोई कम्युनिकेशन है तो उसको भी आप इंटेरोगेटरीज के माध्यम से जानने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 123 और 124 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप जो है इंटेरोगेटरी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। चलिए सेक्शन 30 के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31 समन्स टू विटनेस, साक्षी को समन, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें कहा गया है कि द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 and 29 shall apply to summonses to give evidence or to produce documents or other material objects। धारा 27, 28 और 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थों के पेश करने के लिए समनों को लागू होंगे। तो इसमें सिंपली कहा गया है कि जब साक्षी को समन देना है, विटनेस को बुलाना है एविडेंस देने के लिए और उसको समन देना है, तो समन से रिलेटेड प्रोसीजर या प्रावधान कौन से लागू होंगे, तो वही लागू होंगे जो प्रतिवादी को समन देने के लिए लागू हो रहे थे। 27, 28 और 29 सेक्शन 27, 28 और 29 के ही सेम एज इट इज लागू हो जाएंगे सारे, कि मतलब वही समन आपको भिजवाना है तो कब भिजवाना है, प्लेंट दायर करने के 30 दिन के अंदर भिजवाना है, फिर वही रूल्स, ऑर्डर 5 के रूल्स पूरे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपकी जानकारी की आपको पता होना चाहिए कि जब किसी विटनेस को समन भिजवाना है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम जो डिफेंडेंट को भिजवाने के लिए होता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन हम सीआरपीसी में कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 69। सेक्शन 69 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में साक्षी को समन कहाँ भिजवाया जाता है, सेक्शन 69 में भिजवाया जाता है। तो आप वहीं पे लिख सकते हैं, वहीं पे लिख लीजिए, अपने मेंशन कर लीजिए, कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद क्लिक हो जाए कि सीआरपीसी में क्रिमिनल मैटर्स में जब विटनेस को समन भिजवाना है तो कहाँ पर प्रावधान दिया गया है, सेक्शन 69 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 32, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32। प्री के लिए जो भी आपका, चाहे आप सिविल जज का प्री दें या एडीपीओ का एग्जाम दें, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीपीओ में तो खैर सीपीसी हट गया है तो अब तो नहीं है, बट हाँ जुडिशरी के लिए है। व्यतिक्रम के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी सीपीसी में बहुत कम प्रावधान ऐसे हैं जहां पर जुर्माना बताया गया हो या जहां पर जेल हो जाए ऐसा प्रावधान बताया गया हो। पूरी सीपीसी में ऐसे सिर्फ 2 या 3 प्रोविजंस है, तो उनमें से एक प्रोविजन है आपका सेक्शन 32, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। इसमें कहा गया है न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन, जिसके समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो समन निकालने की बात हो रही, द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose। तो जो सेक्शन 30 हमने पढ़ी है, तो सेक्शन 30 में जिन पर्सन्स को कंपेल किया जा रहा है, जिनको अपीयरेंस या अटेंडेंस के लिए कंपेल किया गया है कि आपको आना है, समन निकाला गया है, मतलब सेक्शन 30 का जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट में
जिन जिन व्यक्तियों को समन निकाला गया है और वो यदि नहीं आते हैं, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट मतलब सेक्शन 30 में आपको समन के माध्यम से बुलाया गया और आप अपीयर नहीं हुए, तो आपको अपीयर कराने के लिए कि आप कोर्ट में उपस्थित हो, क्या क्या हथकंडे जो है वो कोर्ट अपना सकती है। तो देखिए, यदि सेक्शन 30 के अंतर्गत समन निकाला गया है और आप नहीं उपस्थित हुए कोर्ट में, तो कोर्ट आपके नाम वारंट निकाल सकती है, इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल देगी कोर्ट, या अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, आपको समन भेजा गया था, आप नहीं आए, वारंट निकाला तब भी नहीं आए, तो अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को या कुर्क कर सकेगा या उसका विक्रय कर सकेगा। अब आपकी संपत्ति को अटैच करवा लिया जाएगा, सेल करवा दिया जाएगा, या फिर इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, आपके ऊपर 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। तो अनधिक का मतलब क्या होता है, इससे अधिक नहीं, वर्डिंग्स ध्यान से सुना कीजिए, 5,000 रुपए से अनधिक, अनधिक मीन्स इससे अधिक नहीं, मतलब जो इस सेक्शन के अंतर्गत आपके ऊपर जुर्माना अधिरोपित हो रहा है वो कितना हो सकता है, 5,000 तक हो सकता है। अब ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो चाहे 1,000 लगा दे, चाहे 2,000 लगा दे, 3,000 लगा दे, 5,000 लगा दे, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो सेक्शन 30 के अंतर्गत समन दिया गया है और आप उपस्थित नहीं हुए तो आपके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। Order him to furnish security for his appearance and in default commit him to civil prison। अब आपसे कहा जाएगा कि आप जो है सिक्योरिटी भरें कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप तब तक कोर्ट में अपीयर होंगे। या तो आपसे ये बोला जा सकता है, यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपसे कहा है कि आप सिक्योरिटी जमा करो कि आपको जब जब बुलाया जाएगा आप आओगे कोर्ट में, और आप ऐसी सिक्योरिटी भरने में डिफॉल्ट करते हो, आपने व्यतिक्रम किया तो आपको सिविल प्रिजन मतलब आपको जेल हो जाएगी, कारागार में बंद करवा दिया जाएगा। तो ये कुछ सेक्शन 32 से रिलेटेड क्या है आपके प्रोविजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये प्रोविजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटेरोगेटरीज के बारे में भी मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहूंगी। इंटेरोगेटरीज जो होते हैं, परिप्रश्न जो होते हैं, वो कौन अप्लाई कर सकता है परिप्रश्नों के लिए, तो परिप्रश्नों के लिए इंटेरोगेटरीज के लिए या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट, कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्लेंटिफ जो है वही डिफेंडेंट से कोई डॉक्यूमेंट निकलवा सकता है, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यदि कोई ऐसा पर्सन है जो डायरेक्ट पार्टी नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट पार्टी है, कहीं ना कहीं रिलेवेंट पार्टी है, तो वो भी इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एजेंट वाले केस है, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई सूट फाइल हुआ तो ए ने बी पर सूट फाइल किया, बी कौन है, सी का एजेंट है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट पार्टी कौन है, सी, क्योंकि मालिक कौन है, सी है, और केस किसके खिलाफ फाइल हुआ है, बी के खिलाफ, जो कौन है, सी का एजेंट है। तो यहाँ पे बी जो डिफेंडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है इंटेरोगेटरीज के लिए, और जो उसका मालिक है सी वो भी अप्लाई कर सकता है इंटेरोगेटरीज के लिए। क्यों, क्योंकि वो एजेंट तो किसका है, सी का है। ठीक है, तो रिलेवेंट पार्टीज भी इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक, फॉर्म की बात करें कि इंटेरोगेटरीज का फॉर्म क्या होगा, किस प्रारूप में इंटेरोगेटरीज करी जाएंगी, तो ये आपको बताया है ऑर्डर 11 रूल 4 में कि जो इंटेरोगेटरीज का फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 2 होता है, अपेंडिक्स सी में बताया गया है। ठीक है, बस वहां पे आप लोग ऑर्डर मेंशन करते जाइए। ऑर्डर 11 रूल 4, ऑर्डर 11 रूल 4 में बताया गया है कि इंटेरोगेटरीज का फॉर्म क्या होगा, तो वो है फॉर्म नंबर 2 अपेंडिक्स सी। और एफिडेविट की बात की थी तो एफिडेविट का फॉर्म कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 11 रूल 9। एफिडेविट का प्रारूप कहाँ बताया गया है कि एफिडेविट पे शपथ को मतलब आपको फैक्ट्स को प्रूव करना है, ऑर्डर 11 रूल 9 फॉर्म नंबर 3
अपेंडिक्स सी होता है ये, है ना। अपेंडिक्स सी में फॉर्म नंबर 3 बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर इससे रिलेटेड हमें याद रखना है, ऑर्डर 11 रूल 6, ऑर्डर 11 रूल 6, जिसमें बताया गया है कि इंटेरोगेटरी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आप कब तक उठा सकते हैं। अब पार्टी में ऑब्जेक्ट मतलब आप किस आधार पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इंटेरोगेटरीज को कि अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो अ पार्टी में ऑब्जेक्ट टू आंसर एन इंटेरोगेटरी इफ इट इज स्कैंडलस, irrelevant, मेलाफाइड, इममटेरियल और प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड वाला पॉइंट तो हम लोग देख ही चुके थे। ऑर्डर 11 रूल 6 में बताया गया है परिप्रश्नों के संबंध में उत्तर द्वारा आक्षेप, किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है। मतलब आपने इर्रिलेवेंट फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया या ऐसा जो स्कैंडलस है नेचर में, कलंकात्मक है, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्यों, मतलब जैसे कोई सपोज करो किसी महिला से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो आप जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो उसको कलंकात्मक कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कलंक लगाने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप इंटेरोगेटरीज नहीं पूछ सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं फिर ऐसे इंटेरोगेटरीज पे। या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है, या वे विषय जिनके बारे में पूछताछ की गई है उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्विक नहीं है, मटेरियल फैक्ट नहीं है, आप जो भी मन में आ रहा है कुछ भी पूछ रहे हो, है ना। तात्विक मतलब मटेरियल फैक्ट होना चाहिए जो आप बात जानना चाह रहे हैं, या विशेषाधिकार के आधार पर किसी अन्य आधार पर कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथ पत्र में किया जा सकेगा। ठीक है, तो आपको बस वर्ड से याद रख लेना है। पहले तो ऑर्डर 11 रूल 6 में ऑब्जेक्शन की बात की गई है कि इंटेरोगेटरीज के लिए ऑब्जेक्शन आप कहाँ ले सकते हैं, ऑर्डर 11 रूल 6 में ले सकते हैं। आधार क्या क्या है, स्कैंडलस, इर्रिलेवेंट, मेलाफाइड, इममटेरियल और प्रिविलेज्ड, बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर इससे ऑर्डर 11 रूल 7, ऑर्डर 11 रूल 7 बात करता है सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज, परिप्रश्नों का अपास्त किया जाना और काट दिया जाना, परिप्रश्नों का अपास्त किया जाना और काट दिया जाना। इनकी आपको हेडिंग्स याद करना है। ये ऑर्डर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ जिनकी आपको हेडिंग्स याद कर लेनी, कि यदि बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए, तो पूछेंगे तो इससे हेडिंग्स पूछेंगे। तो ऑर्डर 11 रूल 6, ऑर्डर 11 रूल 7, एक मार्क कर लीजिए ऑर्डर 11 रूल 20, प्रीमेच्योर डिस्कवरी, समय पूर्व प्रकटीकरण, यदि वो पूछ लें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि प्रीमेच्योर डिस्कवरी, समय पूर्व प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो ऑर्डर 11 रूल 20 में दिया गया है। आज तक इस ऑर्डर से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, और क्वेश्चन आया है तो सिर्फ इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आया है। कैसा कि इसकी जो हेडिंग है ऑर्डर 11 की, ऑर्डर 11 की हेडिंग है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, तो वो पूछते हैं कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑर्डर 10, 13, 16, 19, तो आपको लगाना है ऑर्डर 11। ठीक है, तो आपको इसका ऑर्डर याद रखना है, और जितने ऑर्डर अभी हमने लिखे, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13, ऑर्डर 19, इन चारों ऑर्डर्स की हेडिंग से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है, तो इनकी हेडिंग बिल्कुल याद रखना है कि ऑर्डर 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन दिया है ना। ऑर्डर 12 में क्या दिया है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड, ऑर्डर 12 में एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है। फिर ऑर्डर 13 में क्या दिया है, प्रोडक्शन परिबद्ध किए जाने से, हाँ परिबद्ध किया जाना। ठीक है, और ऑर्डर 19 एफिडेविट, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है,
तो ये आज का अपना प्रोविजन पूरा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 32 बस इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सेक्शन 32 हेडिंग पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट क्या क्या हो सकता है। सेक्शन 30 के अंतर्गत जिनको समन दिया गया है वो नहीं आए कोर्ट में, तो कोर्ट कैसे कैसे उनका अपीयरेंस कंपेल कराएगी, उनको बुलवाने के लिए क्या क्या करेगी, वारंट निकालेगी, तब भी नहीं आए तो प्रॉपर्टी सेल और अटैच कर देगी, 5,000 रुपए तक का जुर्माना दे देगी, और फिर आपसे कहेगी कि आप सिक्योरिटी भरिए कि आपको जब जब बुलाया जाएगा आप तब तक कोर्ट में आएंगे, और आप यदि सिक्योरिटी नहीं भरते हैं तो फिर आपको सिविल कारागार में बंद कर दिया जाएगा। तो ये पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ये हो गया आज का आपका सेशन सीपीसी का कंप्लीट। अब यदि कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। जल्दी पूछो, माया डम डम बजने लगा नहीं तो। हेलो मैम। हाँ बताओ। मैम ये जो आपने बताया प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, इसका जो फर्स्ट पॉइंट बताया ऐसे दस्तावेज को जिन्हें पेश नहीं कर सकते जिस पर पार्टीज डिपेंड करती है, एविडेंस ना, ऐसा एविडेंस जो एक जी पार्टी मैम। के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है। कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं ना जो एविडेंस हमें छुपा के रखना पड़ते हैं कि नहीं यार अगर ये वाला एविडेंस बता देंगे तो सामने वाले पार्टी इसको खंडित कर देगा और फिर हमारे लिए जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस जिससे पार्टी पूरी तरीके से रिलायबल करती है, प्लस वो एविडेंस ऐसा नहीं हो जिससे जो जस्टिस है वो फेल हो जाए। क्लियर हुआ? अच्छा, न्याय विफल नहीं होना चाहिए इससे। न्याय विफल नहीं होना चाहिए, एविडेंस ऐसा है यस मैम। प्लस वो पार्टी के लिए भी रिलायबल होना चाहिए। दोनों चीजें रिलेवेंट चलेंगी साथ में। और ओके मैम, ओके थैंक यू मैम, बस इतना ही पूछना था। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? मैम सेक्शन 31 और 32 के साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ना है? उसके साथ कोई ऑर्डर ऐसा रिलेवेंट नहीं है। वो 31 और 32 जो है ना वो 30 के साथ में पढ़ना है। सेक्शन 30 से रिलेवेंट है 31 और 32। 31 तो उसने बता ही दिया कि 31 में तो बता ही दिया कि सेक्शन 30 में जिनको समन भेजा गया है उसकी बात कर रही है, तो 30 से रिलेवेंट है 31, है ना। और 30 विटनेस के लिए कि भाई विटनेस को कब भेजा, वो कोरिलेट है तीनों सेक्शन। और ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। वेलकम।